हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। और हम फिर से पॉलिटी की क्लास लेकर आए हैं। हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में आज पढ़ेंगे कि हमारे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। ठीक है, इसे कहते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, या कह सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात हमारे भारत का संविधान जो है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रही होगी, उसे हमें समझना है। ठीक है, क्योंकि हमने इससे पहले बहुत चीज़ें पढ़ ली हैं पॉलिटी में, तो उसे आगे बढ़ाते हुए हम इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, अर्थात जो संविधान आज हमारे सामने है, जिसके अंतर्गत हमारा राज्य काम करता है, भारत राज्य काम करता है, वो संविधान कहाँ से आया है, उसका ऐतिहासिक आधार क्या रहा है, इसको समझना है। देखिए, जैसे मोनार्की होती है, मोनार्की का मतलब है तानाशाही सिस्टम होता है, या किसी राजा का सिस्टम हो किसी राज्य को चलाने के लिए, तो वहाँ राजा का कानून ही क्या होता है, सबको मानना पड़ता है। अर्थात राजा का कानून का मतलब राजा का जो आदेश है वही कानून बनता है। लेकिन लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हमने इंग्लैंड से ली है, या हम कह सकते हैं कि ये एक ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था का एक परिणाम है जो भारत में लागू है। और ये हमने वहीं से सीखा है। क्यों? क्योंकि कई सौ वर्षों तक, लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया, और उसी का परिणाम हुआ कि आज भारत में डेमोक्रेसी में जो एक संवैधानिक व्यवस्था जो यहाँ तक पहुँची है, उसकी जो जड़ें हैं वो कहाँ हैं? हमारी ब्रिटिश बैकग्राउंड में, अर्थात ब्रिटिश कानूनों में। तो उसको समझने के लिए हम इस पे ध्यान देते हैं, आगे चलते हैं तो इसको समझते हैं। देखिए क्या है। हाँ, तो देखिए, सन 1947 का वर्ष क्या कहेंगे हम? सन 1947 का वर्ष भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा नहीं, लिखा गया है। क्यों? क्योंकि 1947 को हम स्वतंत्र हुए। किससे? अंग्रेजी व्यवस्था से या अंग्रेजी सत्ता से। बिल्कुल, 1947 को भारत आज़ाद हुआ। किससे आज़ाद हुआ? अंग्रेजी सत्ता से। तो इस बात को समझने के लिए, अंग्रेजी सत्ता से हम आज़ाद हुए 47 में, और सदियों की दास्ता से मुक्त हुआ। सदियों की दास्ता का मतलब है कई सौ वर्षों तक हमने उनकी दास्ता झेली और हम उससे अंततः स्वतंत्र हुए। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया। ये बिल्कुल सिंपल बात है, सबको पता होती है, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं तो हमें एक पृष्ठभूमि बना के लानी है। उसके लिए हम इसे बता रहे हैं आपको, जिसने भारत को संसार के समक्ष एक गणतंत्र के रूप में प्रस्तुत किया। 1950 में हम क्या हुए? गणतंत्र हुए। तो 1950 में हम क्या हुए? गणतंत्र। तो गणतंत्र होने का मतलब क्या था? अंग्रेजी सत्ता से कब मुक्ति मिली? 1947 में। और ये क्या है? व्यवस्था से मुक्ति। उनकी जो व्यवस्था थी उसको हमने त्याग कर अपनी व्यवस्था को कब अपनाया? 1950 में। तो भारतीय संविधान के लिए के ऐतिहासिक विकल्प का क्या, इसको मैं थोड़ा ज़्यादा मोटा हो, ये बड़ा हो रहा है, इसको थोड़ा कम कर लेता हूँ। हाँ, इसको ऐसा समझिए कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास का जो काल है वो 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। अर्थात क्यों? क्योंकि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद ये किसने करी थी? कुछ साहसिक ब्रिटिश जो बिजनेसमैन थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने इस कंपनी की स्थापना करी। और इसमें ब्रिटिश जो राजा था, वहाँ की जो महारानी थी, उसके आदेश पर इनको पूर्व के साथ व्यापार करने के अधिकार मिल गए। अब देखिए इसको कैसे समझते हैं। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी में। और इस विकास काल को हम 5 भागों में बांटते हैं। ठीक है, ये विकास काल 5 भागों में कैसे बटेगा? 1600 ईस्वी से लेकर 1765 तक, 1765 से लेकर 1858 तक, 1858 से 1819, और 19 से 1947, और 47 से 1950। यानी कि हमने इस प्रक्रिया को 5 भागों में बांटा, तब हम इसे आगे लेके चलेंगे। तो जब हम इसको थोड़ा थोड़ा समझेंगे तभी हम इसके साथ न्याय कर पाएंगे कि हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किस तरीके से आज का वर्तमान जो वृक्ष खड़ा है वो कैसे उपस्थित हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसमें आगे हम पढ़ेंगे पहले 1600 से लेकर 1675 तक का। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ। हिस्ट्री हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एक कहानी बताता हूँ
देखिए जो आपका इटली का क्षेत्र है, इटली और कस्तुनतुनिया कहते थे उसे पहले, तो कस्तुनतुनिया से होकर भारत और एशिया का व्यापार यूरोप होता था। ठीक है, जो पुराना व्यापारिक मार्ग था वो ऐसे था कि जैसे मान लिया इसको आप समझिए, ये आपका कस्तुनतुनिया है, तुर्की। क्या है ये? कस्तुनतुनिया तुर्की है। और ये एशिया है, एशिया है। और ये आपका यूरोप है। और ये आपका अफ्रीका है। ये क्या है? आपका अफ्रीका। तो यहाँ से इस तरीके से यूरोप व्यापार चलता था। तो 1453 में क्या हुआ? कस्तुनतुनिया का पतन हुआ। और 1453 में जब कस्तुनतुनिया ढह गया तो ये मार्ग पूरी तरीके से किसके कब्जे में आ गया? तुर्कों के कब्जे में आ गया। तो तुर्कों के कब्जे में आने से क्या हुआ? ये मार्ग बंद हो गया, अर्थात यूरोप से एशिया जाने वाला मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया। अब इस बात की होड़ लगी कि अब कैसे व्यापार हो। तो अब एक ही रास्ता था कि अफ्रीका को पार करके और आपको यहाँ से जाके एशिया जाना था। तो ये रास्ता बहुत 5000 किलोमीटर लंबा रास्ता है। 5000 क्या, 75,000 यानी कि 7500 किलोमीटर लंबा रास्ता है। तो 7500 किलोमीटर और ज़्यादा चलना पड़ता, यानी कि ये इसको कवर करने के लिए और भी लगभग 6-7 हज़ार किलोमीटर फालतू चलना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया, अब इसमें इतनी ज़्यादा तकनीक तो थी नहीं उस टाइम, तो नाव और छोटे छोटे जहाज़ लेकर निकलते थे लोग। तो भारत की खोज करना बड़ा मुश्किल था कि कैसे भारत को खोजे, कैसे एशिया को खोजे। तो यहाँ से यूरोपियन लोग चले और कहाँ आए? भारत। तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जो ब्रिटिश कुछ साहसी व्यापारी थे उन्होंने ब्रिटिश में या ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी। और उन्होंने क्या लिया? एक चार्टर के माध्यम से एक आदेश पत्र लिया कि हम व्यापार कर सकते हैं एशिया के साथ में, अर्थात पूर्व के साथ में। तो पूर्व क्या है? यही तो पूर्व है। और ये क्या है? ये पश्चिम है। तो यूरोप का यानी कि ब्रिटेन का, हम ब्रिटेन पढ़ेंगे तो ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन के राजा ने चार्टर जारी करा, और चार्टर जारी करके क्या कह दिया कि पूर्व के साथ व्यापार कर सकते हैं। देखिए ब्रिटेन में कुछ साहसिक अंग्रेज व्यापारियों ने एक कंपनी की स्थापना करी, ठीक है, जो आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई। जो आगे चलकर क्या कहलाई? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसकी स्थापना महारानी एलिजाबेथ के एक चार्टर से हुई। महारानी एलिजाबेथ अर्थात जो ब्रिटेन की महारानी थी, उन्होंने एक चार्टर जारी करा जिसे 1600 ईस्वी का चार्टर कहा जाता है। ये क्या है? 1600 ईस्वी का चार्टर, जो बात मैंने अभी आपको बताई। इस चार्टर के द्वारा कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार का मतलब ब्रिटेन का कोई व्यक्ति इनसे अलग और व्यापार नहीं करेगा, इसे कहते हैं एक अधिकार। अर्थात जब सारे अधिकार एक ही कंपनी को दे दिए जाएं, अर्थात इस कंपनी जिसको भी व्यापार करना है कंपनी में शामिल होकर करेगा, कंपनी से अलग होकर कोई व्यापार नहीं कर सकता। कंपनी ने भारत में प्रत्येक व्यापारिक स्थान पे अपने व्यापारिक कारखाने बनाए, ठीक है। इसकी स्थापना सबसे पहले इसने कहाँ करी? व्यापारिक केंद्र सबसे पहले इन्होंने बनाया सूरत में। उसके बाद इन्होंने मुंबई में, मद्रास में, कलकत्ता में, मतलब फिर तो इन्होंने अपने एक एक केंद्र स्थापित करते चले गए। मसूलीपट्टनम में, बंताम में, आप और भी ज़्यादा आगे चले गए, ये इंडोनेशिया, मलेशिया तक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। तो ये व्यापारिक केंद्र है मुंबई, मद्रास, कोलकाता, इन्हें कैसे हैं? कहते थे प्रेसिडेंसी नगर। क्या कहते थे इन्हें? प्रेसिडेंसी नगर। इन्हें प्रेसिडेंसी नगर कहा जाता था। ये प्रेसिडेंसी नगर एक प्रेसिडेंट और उसकी परिषद के अंडर में काम करते थे। एक व्यक्ति को प्रेसिडेंट या गवर्नर कह सकते हैं, गवर्न करने वाला गवर्नर है, तो और उसकी एक परिषद बना दी जाती, 3-4 लोगों की, और वो उसे गवर्न करती थी। अर्थात किसी एक प्रेसिडेंट के अंडर में काम करते थे, और वही क्या कहलाए? वही प्रेसिडेंसी नगर कहलाए। तो ये एक सिंपल सी बात है कि अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ, इसको हमने समझा। देखो हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, हम भारत के संविधान का ऐतिहासिक आधार पढ़ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल वही क्रक्स पढ़ना है जो हमारे काम का है। ऐसे तो मैं आपको कहानी सुनाने लग जाऊंगा किस तरीके से कस्तूरबा का पतन हुआ, तुर्कों ने अधिकार कर लिया, फिर वास्को डी गामा आया, फिर पहले पुर्तगाली आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर इस तरीके से फिर अंग्रेज आए। उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक आधार, तो इसलिए हमें क्रक्स पढ़ना है। हमें देखना है कि किस तरीके से हमारे संविधान की जड़ें जमती हैं, नींव बन के तैयार होती है। तो सबसे पहली नींव में पहली ईंट कब डली? 1600 ईस्वी का चार्टर, ठीक है, इसको समझेंगे।
अब 1600 ईस्वी के चार्टर में जो कंपनी की व्यवस्था थी वो कैसी थी, देखिए ये कंपनी की व्यवस्था है, जो कंपनी बना के भेजी उन्होंने, उसमें क्या है, ये ब्रिटिश क्राउन है, इसमें सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन का मतलब है महारानी, महारानी एलिजाबेथ, महारानी एलिजाबेथ, ये इसके नीचे ईस्ट इंडिया कंपनी है। और फिर है आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इसे इसको फुल फॉर्म में आप ईस्ट इंडिया कंपनी समझिए। और ये क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मतलब होता है निदेशक मंडल। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे गवर्निंग काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल ये लिखा हुआ है, गवर्निंग काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल, जो मैंने अभी बिल्कुल आपको बताया कि एक गवर्नर और उसकी जो परिषद है वो प्रेसिडेंसी भी कहते हैं उसे। तो गवर्नर और उसकी काउंसिल वो क्या कर सकती है, वो कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, उपनियम बना सकती है, दंड दे सकती है, न्याय करने के अधिकार उसके पास में है। अर्थात कुछ थोड़े अधिकार देकर उनको भेज दिया गया कि जाइए पूर्व के साथ व्यापार करिए। और उस कंपनी का एक ढांचा तैयार किया गया। वो ढांचा कैसा है कि उसमें सबसे बड़ा पद यानी कि वो किसके अंडर में काम करेगी, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में काम करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम है। और उसके 24 डायरेक्टर हैं। ये 24 डायरेक्टर थे, इनकी संख्या कोई महत्व नहीं रखती, वो इतिहास का विषय है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। और उसके नीचे गवर्नर जनरल काम करेगा। जनरल अभी नहीं हुआ, वो भी गवर्नर ही है। देखो गवर्नर में और जनरल में एक अंतर होता है, गवर्नर में और जनरल में, गवर्नर में जनरल में एक अंतर होता है। गवर्नर होता है जब उसको केवल गवर्न करने का अधिकार हो, ठीक है। और जब सैनिक अधिकार भी उसके पास में आ जाए, पुलिस रखने का अधिकार, सेना रखने का अधिकार, तो उसे क्या कहेंगे, गवर्नर जनरल। जब केवल एक गवर्न करने का अधिकार हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आप केवल गवर्निंग सिस्टम में है, तो उसे गवर्नर कहेंगे। और गवर्नर जनरल का मतलब होता है कि उसे सेना का भी अधिकार है। जैसे हमारा भारत का राष्ट्रपति क्या है, गवर्नर भी है और जनरल भी है। कैसे कि वो हमारी सेना के, तीनों सेना का सर्वोच्च अधिकारी भी है और वो हमारी कार्यपालिका का भी भाग है। तो क्या हुआ, वो गवर्नर भी है और वो जनरल भी है। लेकिन जो राज्यों में गवर्नर होता है वो गवर्नर ही होता है, वो गवर्नर जनरल नहीं होता। क्योंकि पुलिस का अधिकार राज्यों में किसके पास में होता है, सबसे बड़ा अधिकारी जो आपका होम मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। और वो स्टेट का कानून, स्टेट का अपना विषय है, वो उस पर कानून बनाता है, ठीक है। अब देखिए ये इसकी बॉडी है। तो 1726 का चार्टर आया, उसके बाद में 1600 के बाद 126 वर्षों तक कंपनी ऐसे ही काम करती रही। और 126 वर्ष बाद एक चार्टर आया। 126 वर्षों के बाद, 126 वर्षों के बाद एक चार्टर आया, ठीक है। ये चार्टर किसा क्या 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 कहते हैं, 1726 का चार्टर। अब देखिए एक छोटी सी बात और बता दूं, चार्टर और अधिनियम ये दो शब्द हैं। आप कभी चार्टर शब्द सुनेंगे जैसे 1833 का चार्टर अधिनियम या 1600 ईस्वी का चार्टर, वो चार्टर के साथ में उसमें अधिनियम नहीं है, वो केवल चार्टर है। तो देखिए चार्टर में और अधिनियम में क्या होता है, चार्टर का मतलब होता है आदेश, चार्टर का मतलब होता है आदेश, किसका आदेश, क्राउन का आदेश। और अधिनियम का मतलब होता है जो संसद से पास होके आए, ब्रिटेन की संसद से जो अधिनियम पास होके आएगा, जो प्रस्ताव पास होके आएगा उसे अधिनियम कहेंगे। और चार्टर अधिनियम उसे कहेंगे जो पास होके और किसमें इसके साइन होंगे, किसके क्राउन के साइन होंगे, वो चार्टर अधिनियम होगा। अर्थात उसका आदेश होगा, उसे संसद पास करेगी और फिर भेज देगी, तो उसे चार्टर अधिनियम कहा जाएगा, ठीक है। तो इस चार्टर के द्वारा कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर और उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई, ठीक है। समझ में आ गई बात। यानी कि जो कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी है, मैंने अभी बताया था कि जब 1600 ईस्वी का चार्टर आया तो उसमें केवल प्रेसिडेंसी सिस्टम लागू किया गया था, अर्थात 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी। तो एक जैसे मुंबई है, मद्रास है, कोलकाता है, तो एक गवर्नर के अंतर्गत उसको रख दिया जाता, वही प्रेसिडेंसी सिस्टम है, प्रेसिडेंसी नगर भी कहते थे उसे। तो अब इनमें क्या कर दिया गया कि उसकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई। अब विधि बनाने का अधिकार इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को था। समझ में आ गई कि विधि बनाने का अधिकार किसके पास में है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। किंतु गवर्नर जनरल और उसकी परिषद की विधि बनाने की शक्ति पर 2 प्रतिबंध पहले थे। क्या थे, उसके द्वारा निर्मित विधियां अंग्रेजी विधियों के विपरीत ना हो और दूसरा वे युक्ति युक्त हो। समझिए क्या बात है। देखो
इससे पहले जो विधि बनती थी गवर्निंग करने के लिए, जो अधिनियम बनते थे, अधिनियम तो खैर चार्टर से आते हैं, लेकिन जो विधि बनती थी, जो कानून बनते थे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में थी वो विधि बनानी। लेकिन 1726 के चार्टर में क्या किया गया कि ये अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को दे दिए गए। ठीक है, तो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को जब ये अधिकार दिए गए तो उस पर एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया, प्रतिबंध लगाया गया। तो उस रेस्ट्रिक्शन में क्या हुआ कि वो रेस्ट्रिक्शन कैसे काम करता था कि उन्होंने कहा कि आप बना तो सकते हैं, लेकिन एक तो वो जो अंग्रेजी विधि है यानी कि जो ब्रिटिश सिस्टम है उसके अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी कानून के अनुरूप। दूसरा, ये रीजनेबल होना चाहिए। रीजनेबल का मतलब है युक्ति युक्त होना चाहिए, अर्थात वो इलॉजिकल ना हो। ठीक है, इसके बावजूद भी क्या, विधियां तब तक प्रभावित नहीं हो सकती जब तक कि वे इंग्लैंड स्थित कंपनी के डायरेक्टर की सभा के द्वारा अनुमोदित ना कर दी जाएं। अब केवल उनका काम अनुमोदन का रह गया है। डायरेक्टर्स का काम कौन करेगा अब विधि बनाने का? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। सिंपल सा काम है, इसे ऐसे समझिए। देखिए, सबसे ऊपर है क्राउन। ठीक है, क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। इसके नीचे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे गवर्नर काम करता है आपका। ठीक है, कौन काम करता है? गवर्नर और उसकी काउंसिल काम करती है। अब देखिए, यह है 1600 ईस्वी का चार्टर। अब 1700 ईस्वी में क्या किया? 1726 में क्या किया? ये क्राउन ऐसे ही रहेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे ही रहेगी, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी ऐसे ही रहेंगे, सिंपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन इनके अधिकार कहाँ ट्रांसफर कर दिए? इसके पास में। पहले ये कानून बना के भेजते थे, अब कानून ये बनानेंगे, केवल ये अनुमोदन देंगे, अर्थात गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अधिकारों को बढ़ा दिया गया। तो ये 1726 के चार्टर में थोड़ा सा चेंज हुआ था। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब देखिए, इसके बाद आते हैं हम डायरेक्ट 17वीं शताब्दी में। ठीक है, 18वीं शताब्दी में। तो देखो इसमें क्या लिखा है, सीधा लिखा है कंपनी एवं नवाबों का दोहरा शासन। देखिए क्या होता है, 1764 तक आते आते 1757, आपको पता है 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल की सत्ता पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथों में चली गई। अब क्या होता है कि सारे अधिकार अंग्रेजों के हाथों में आ गए और उत्तरदायित्व जो बचे वो नवाब के पास बचे, अर्थात जो टैक्स वसूलने का काम करता है वो नवाब, उसके अधिकारी, और सारे अधिकार किसके हाथ में चले गए? अंग्रेजों के हाथ में। तो दो स्वामी हो गए बंगाल के, एक तो अंग्रेज और एक नवाब और उसके अधिकारी। तो इसको क्या कहेंगे? यही क्या है? दोहरा शासन। यही कैसा शासन है? दोहरा शासन। किस किस का? कंपनी के कर्मचारियों का और नवाबों का। कैसे? 57 से 64 के बक्सर के युद्धों तक यह निश्चित हो गया था कि अब भारत में अंग्रेजों का शासन होगा, अर्थात सिर्फ अंग्रेजी कंपनियां ही आगे व्यापार कर सकेंगी, अन्य यूरोपियन कंपनियां सीमित हो जाएंगी। इसलिए इस दौर में कंपनी का प्रभाव बढ़ा, जो नवाबों के साथ समझौता करके अपने व्यापार को अधिक बढ़ा रहे थे, अर्थात नवाबों के साथ साठ-गांठ चलती थी और अपने पर्सनल स्तर पर यह बहुत बड़ा व्यापार भी करते थे। कंपनी तो व्यापार करती थी, कंपनी के कर्मचारी अपना पर्सनल इंडिविजुअल व्यापार भी करते थे, बिजनेस करते थे। और भारत की जनता का इतना बुरा शोषण किया इन्होंने कि ये ब्रिटेन में जाके ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। तो इस बात से ब्रिटेन के लोगों के कान खड़े होने लगे कि ये क्या चल रहा है, जबकि ब्रिटेन की कंपनी घाटे में जा रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही है, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अमीर हो रहे हैं। तो समस्या पैदा हुई ना। तो ये क्यों होता था ऐसा? क्योंकि ये दौर कैसा था? भ्रष्टाचार का, साठ-गांठ का चक्र चल रहा था, जिसके नाते कंपनी के अधिकारी और व्यापारियों के द्वारा व्यापक संपत्ति बनाई गई, अर्थात इन्होंने दुनिया भर की संपत्ति इकट्ठी कर ली और ये इंग्लैंड जाकर, रिटायर होकर इंग्लैंड जाकर आराम से ऐशो आराम की जिंदगी जिया करते थे। तो ब्रिटेन के लोगों के कान खड़े हुए, कंपनी के कान खड़े हुए, किसके? ब्रिटिश जो क्राउन है। तो उन्होंने कहा कि इनका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। तो इसलिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया। किसके लिए? कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, और ब्रिटिश सरकार की देखरेख में कंपनी के शासन की शुरुआत होती है, अर्थात 1773 का जो एक्ट है वो ब्रिटिश सरकार की देखरेख में कंपनी आ जाती है डायरेक्ट। तो अर्थात केंद्रीकरण की शुरुआत कहाँ से हो गई? 1773 के एक्ट से ही, 1773
73 के एक्ट से ही। अब 1773 का एक्ट क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। तो आपका 1600 से लेकर 1665 तक का समय खत्म हुआ। अब 1665 से लेकर 1858 तक का समझेंगे। इस क्लास में हम रेगुलेटिंग एक्ट ही पढ़ेंगे, आगे 1858 तक का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसको समझ लीजिए। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेट करना, रेगुलेटिंग का मतलब रेगुलेट करना, किसी चीज़ को नियंत्रित करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ? भारत में एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत होती है। सुनिश्चित शासन पद्धति, अब तक जैसे कंपनी ने चला रखा था ठीक है, लेकिन अब एक गवर्नर जनरल आ गया है बंगाल में, और वो किसका प्रतिनिधि है? वो क्राउन का प्रतिनिधि है। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने से पहले कोलकाता, मुंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी में या एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र थी। क्या थी ये? एक दूसरे से अलग और स्वतंत्र थी, लेकिन उनका प्रशासन गवर्नर और उसकी परिषद के द्वारा होता था, जो इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी थी। तो ऐसे समझिए, देखो कितनी प्रेसिडेंसी है? एक है बंगाल प्रेसिडेंसी, एक है मद्रास प्रेसिडेंसी, और एक है आपकी मुंबई, और एक है आपकी मुंबई प्रेसिडेंसी। तो ये बंगाल में तो गवर्नर जनरल है। तो इसको छोड़ के जो कलकत्ता, इससे पहले जो कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है तीनों, ये किसके प्रति जिम्मेदार थी? ये तीनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। किसके प्रति जिम्मेदार थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति जिम्मेदार थी। उनका प्रशासन, उनका गवर्नर और उनकी परिषद के द्वारा वे क्या करते थे? अपना गवर्निंग सिस्टम उन्होंने लागू कर रखा था। लेकिन ये क्या है? इंग्लैंड स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी थे। जो बात मैंने यहाँ कही कि किसके प्रति उत्तरदायी है? बंगाल, मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के सिविल सेवकों के प्रशासन का अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया? गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को। वारेन हेस्टिंग को पहला बंगाल का गवर्नर बना के भेजा गया। अब मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी को भी कोलकाता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। अर्थात जो कोलकाता प्रेसिडेंसी है उसके अधीन कर दिया गया। किसको? मद्रास को और मुंबई को। कोलकाता की सरकार का मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को शांति और युद्ध संबंधी मामलों में आदेश देने का अधिकार प्रदान किया गया है। भाई देखो, इन्होंने बंगाल तो जीत लिया, लेकिन अभी कर्नाटक जीतना बाकी था। ठीक है, अभी आपका मद्रास जीतना बाकी था, यानी कि आपका जो टीपू सुल्तान से मैसूर जीतना बाकी था। अभी मराठे भी जीतने बाकी थे। तो अभी बहुत सिस्टम बचा हुआ था। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया कि कलकत्ता का जो प्रेसिडेंस है या कलकत्ता का जो गवर्नर है उसको अधिकार दे दिए। क्या दिए गए? कि मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को जो कोई भी युद्ध करेगी किसी के साथ में, किसी देसी रियासत के साथ में, तो उससे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए उसको किसके आदेश देने का अधिकार किसको मिल गया? इसका कोलकाता को। अर्थात कोलकाता प्रेसिडेंसी से अनुमति लेनी होगी या उसी के आदेश के आधार पर ही वो काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ और भी शामिल की गई हैं चीज़ें। देखिए, फोर्ट विलियम में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन की व्यवस्था कर दी गई। फोर्ट विलियम में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन। फोर्ट विलियम क्या है? फोर्ट विलियम वही है जहां अंग्रेज इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा था। फोर्ट विलियम में रहने वाले लोगों के लिए प्रशासन और न्याय व्यवस्था के लिए विधि बनाने की शक्ति गवर्नर और जनरल और उसकी परिषद को दे दी गई। इसी को फोर्ट विलियम सेटलमेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जिसे फोर्ट विलियम सेटलमेंट कहा जाता है। ठीक है, अर्थात गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया। किसके लिए? प्रशासन के और न्याय के कानून किसके लिए बनाएगा? वो किसके लिए? आपका जो फोर्ट विलियम में, यानी कि कलकत्ता जो फोर्ट विलियम में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए बनाएगा। इसी को क्या कहा गया? फोर्ट विलियम सेटलमेंट। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, जिसे सिविल मामले, आपराधिक मामले, नौसेना, धार्मिक मामलों में अधिकार दिए गए। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3, अर्थात एक चीफ जस्टिस, एक क्या है? एक चीफ जस्टिस है और 3 अन्य जस्टिस हैं। ये 3 अन्य जस्टिस और एक चीफ जस्टिस बना दिया गया है। ठीक है, इसे कैसे मामले दिए गए? सिविल के मामले, अपराध के मामले, सैनिक मामले, धार्मिक मामले। केवल किससे संबंधित है? केवल वहां तक जहां तक कंपनी के कर्मचारी काम करते हैं और कंपनी के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है। ठीक है,
सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती थी? प्रिवी काउंसिल में, मतलब गवर्नर जनरल के पास में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद हम अगली क्लास नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे अगली नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। तो आज क्लास छोटी ही थी, छोटी ही रहने दीजिए। मैंने एक ही आपको रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, इसके आगे मैं कल पढ़ाऊंगा, यानी कि नेक्स्ट क्लास में आएंगे इसके बाद में। देखो, आपको बिल्कुल हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग के एक चीज़ बताता चलूँगा। इसमें ज़्यादा विस्तार से हम ये नहीं पढ़ेंगे कि क्या घटनाएं घटी हैं, क्योंकि घटनाएं पढ़ेंगे हम इतिहास में, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है पॉलिटी का जो हिस्ट्री में भी पढ़ा जाता है और आपका पॉलिटी में भी पढ़ा जाता है। क्योंकि हिस्ट्री हमारी सारी क्या है, जो हमारा आधुनिक भारत है वो सब वही तो है। अंग्रेजों से जूझते रहे भारतीय लोग अपनी स्वतंत्रता के लिए, वही पढ़ना है। और जो हमारा संविधान है वो भी उन्हीं के द्वारा स्थापित चीज़ों से हमने लिया है, तो हमें उसमें भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में तब भी नहीं पढ़ना होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? 1600 ईस्वी का चार्टर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार। दूसरा क्या पढ़ा हमने? 1726 का चार्टर, अर्थात जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अधिकार थे वे कहाँ ट्रांसफर कर दिए गए? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को। लेकिन अनुमोदन किससे लेना है? फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। उसके बाद दोहरा शासन आया बंगाल में, अर्थात बंगाल में प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद डायरेक्ट किसकी सत्ता आ गई? कंपनी की सत्ता आ गई। अर्थात जब बंगाल के नवाब ने घुटने टेक दिए तो बंगाल गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया गया। तो उसके सामने समस्या अब ये आ गई अंग्रेजों के सामने कि क्या हम डायरेक्ट शासन करें? तो अंग्रेज थोड़ा चतुर थे, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट शासन करने का मतलब है लोगों में विद्रोह पैदा हो सकता है, उन्हें लगेगा ये कौन नए लोग आ गए, तो नवाब और उनके कर्मचारी मिलकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? नवाब और उसके कर्मचारियों को वहीं बने रहने दिया उनकी सत्ता में ही, लेकिन उनसे मिलने वाला राजस्व सारा कंपनी को जाने लगा। अब ज़्यादा शोषण हुआ बंगाल की जनता का कारण, क्योंकि दो दो स्वामी हो गई। इसी को कहते हैं बंगाल का दोहरा शासन। इसमें क्लाइव की बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, आगे देखिए। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब साठ-गांठ होने लगी व्यापारियों की, जो अंग्रेज व्यापारी हैं वो नवाब के साथ साठ-गांठ करते थे कि मैं आपको ये पद दिला दूंगा, ये नवाब को ये पद मिल जाएगा। किसी कर्मचारी के साथ में मिलकर नवाब को हटाने की साठ-गांठ, या किसी अधिकारी के साथ मिलकर किसी जमींदार के साथ साठ-गांठ, ये अंग्रेजी व्यापार करते रहते थे। और इसी साठ-गांठ में ये बहुत ज़्यादा पैसा बना लिया करते थे। लेकिन साल दर साल ये बताते थे कंपनी को कि ये क्या कर रही है, कि ये धीरे धीरे किसमें, घाटे में जा रही है। लेकिन घाटे में जाने का मतलब क्या है? घाटे में जाने का मतलब है कि कंपनी को लॉस हो रहा है। कंपनी को लॉस हो रहा था, इसलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसमें चीज़ों को रेगुलेट किया गया और एक केंद्रीय शासन स्थापित किया गया। तो जो पहला केंद्रीय शासन है क्षेत्रीय, वो कैसा है? वो बंगाल का शासन था जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत आया, और एक गवर्नर जनरल बंगाल की सत्ता पर बैठाया गया। ठीक है, वो किसका प्रतिनिधि है? वो आपके क्राउन का प्रतिनिधि है। ठीक, तो अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।